हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपना जीत मानकर चल रही थी और बीजेपी को भी थोड़ा भरोसा कम ही था, हालांकि भले ही दावा कर रही थी। हमारे साथ हरियाणा के प्रभारी हैं सतीश पूनिया। ये कमाल कैसे किया आपने वहां? नहीं, ये कमाल मेरे अकेले का नहीं था, पूरी टीम का था। टीम हरियाणा, टीम बीजेपी फॉर इंडिया, सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी के, गृह मंत्री जी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में एक अच्छी रणनीति, अच्छा संगठनात्मक काम, एक अच्छा अभियान चुनाव का चलाया और वो नतीजों के रूप में परिणित हुआ। इस तरह से क्यों पिक्चर आ रही थी कि कांग्रेस प्रबल जीत की तरफ जा रही है? हर कोई कह रहा था, कोई एक ऐसा आदमी था जो कह रहा था कांग्रेस नहीं आ रही है। ग्राउंड पर क्या लग रहा था आपको? ये उनकी खुशफहमी थी। नहीं, बहुत सारे पत्रकारों की बात मैं कह रहा हूँ, या बहुत सारे लोग भी कह रहे थे। देखिए, इस चुनाव में बीजेपी की ताकत को लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था। मुझे लगता है कि खबरें चलाने से पहले या कोई भी पोल से पहले एक माइक्रो एनालिसिस ग्रास रूट का होना चाहिए था। लोकसभा से लोगों ने इसको जोड़ दिया था। लोकसभा का भी यदि माइक्रो एनालिसिस करते तो बीजेपी 44 सेगमेंट पे लीड किए हुए थी। कब कि जब पूरे देश में कथित रूप से एक प्रतिकूलता कही जाती थी। हरियाणा में भी कहा जाता था कि यहाँ इतने आंदोलन हुए, यहाँ आरक्षण और संविधान को लेकर जो नैरेटिव चलाया गया, इतनी प्रतिकूलता के बाद कोई पार्टी जो सिटिंग पार्टी है वो 44 सीटें पर लीड करती है, तो ये इंडिकेशन था कि बीजेपी का हरियाणा में गॉन केस नहीं था, बीजेपी का रिवाइवल संभव है। और उसके लिए जो मैंने कहा कि एक अच्छी रणनीति चुनाव जिताने में कामयाब होती है, क्योंकि आज का चुनाव एक अच्छे प्रबंधन का भी है, उसमें संगठन का भी योगदान है, उसमें नीतियों का भी योगदान है। और इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन अल्टीमेट फैक्टर यही था कि आज हरियाणा में जमीन पर पार्टी का संगठन है। पार्टी की दोनों ही सरकारों का जो एक कंट्रीब्यूशन था, जिस पर लोगों का भरोसा था, लोगों ने केवल जातियों के एंगल से इस चुनाव को देखा, जबकि ये हकीकत नहीं थी। जो लोकसभा के मुद्दे थे, उन मुद्दों में बड़ा डाइल्यूजन हो गया था, तब तक लोगों ने हकीकत समझ ली थी। और उस नाते मुझे लगता है कि हरियाणा के जनमानस ने बीजेपी को मैंडेट दिया। ये कहा जा रहा था कि किसान, जवान, पहलवान, ये तीन मिलकर हरियाणा बनते हैं और तीनों बीजेपी के खिलाफ है। हालांकि आपसे बातचीत हो रही थी, आप कई बार कह रहे थे कि नहीं, बहुत सारे खिलाड़ी हमारे साथ भी हैं। तो ये क्या वहां पर वाकई नारा था या ग्राउंड पर भी आपको दिखाई दे रहा था? ये कांग्रेस का फैलाया हुआ नैरेटिव था। इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए, संविधान भी जो राहुल गांधी कॉपी लेके घूम रहे थे, भले ही उनकी दादी ने कभी उस संविधान का उस तरीके का मान नहीं किया होगा, इमरजेंसी लगाई, सारे एट्रोसिटी उन्होंने करी, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे एक नैरेटिव खड़ा करने की। लोकसभा में आंशिक सफल हुए, लेकिन विधानसभा में लोगों को उनकी हकीकत पता लग गई थी। और इसलिए बताइए कि जो 24 फसलों पर जो सरकार एमएसपी दे, तो वो किसान परक ही होगी। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे केंद्र की सरकार, वो किसानों की हितैषी ही होगी। एक एक जिले के 500-500 करोड़ की फसलों की बीमा योजना का क्लेम दे, वो किसानों की हितैषी होगी। तो स्वाभाविक तौर पर ये केवल कांग्रेस का फैलाया हुआ भ्रम था, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। सच्चाई ये थी कि हरियाणा की जनता ने 10 सालों में बिना खर्ची और बिना पर्ची पे वोट दिया। हरियाणा की जनता ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर जो धरातल पर क्रियान्वित हुई केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की नीतियों की, उसको वोट दिया। ये भरोसे का वोट था जो बीजेपी को हरियाणा में प्रकट हुआ। ये जो लोग कह रहे थे कि वहां पर जाट खिलाफ हैं बीजेपी के, जब आंकड़े देखें तो जाट तो करीब करीब दोनों पार्टियों के एक आध सीटें कम होंगे, बराबर ही जीते हैं। तो जाट फैक्टर वहां पर था या भ्रम था? जाट सबके साथ गए हैं। देखिए, देशभक्त कौम है और वो राष्ट्र के मुद्दों से साम्यता रखती है, और इसलिए कांग्रेस का ही ये एक नैरेटिव था। उन्होंने इसको भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, वो सफल नहीं हुए थे। बीजेपी को हर जाति का, हर वर्ग का, हर तबके का वोट मिला है। शैलजा फैक्टर कितना बड़ा मानते हैं आप? देखिए, कांग्रेस में बीजेपी ने नायब सैनी को अपना फेस घोषित कर दिया था। नायब सैनी को लोगों ने स्वीकार किया, और उसी तर्ज पर मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के भीतर जो विक्रय था कि उनका नेता कौन होगा, हुड्डा होंगे, शैलजा होंगी या सुरजेवाला होंगे, या नायब सैनी, चेहरा बीजेपी का तय था, कांग्रेस का चेहरा तय नहीं था। ये विक्रय भी एक कारक था जो कांग्रेस की हार का कारण बना। लोकसभा चुनाव में भले ही 5 जीते हों, मगर विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो लोकसभा चुनाव से ज्यादा बेहतर है। तो इन दिनों में क्या बदल गया वहां? देखिए, मैंने कहा ना कि एक तो
संगठन का यदि फर्क करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का, कांग्रेस और बीजेपी में फर्क देखेंगे तो बीजेपी अव्वल नजर आएगी। आप 10 वर्षों के चाहे प्रदेश के या केंद्र के शासन को तुलना करेंगे तो आपको कुछ न कुछ बेहतरी नजर आएगी बीजेपी के पक्ष में। नेतृत्व के नाते देखेंगे तो भी आपको कुछ अलग दिखेगा। तो कुल मिलाकर जीत के कोई एक फैक्टर नहीं होता। ये तय है कि बीजेपी ने अपने खूबियों के आधार पर चुनाव लड़ा और बीजेपी इसी आधार पर सफल भी हुई। एक 5 फैक्टर अगर हम आपको बताने कहें कि बीजेपी के जीत के 5 बड़े फैक्टर क्या क्या रहे? देखिए, इसमें तो मोटे तौर पर तो जो नड्डा जी की संगठन कुशलता है और अमित शाह जी की जो रणनीतिक कौशल है, उसमें एक तीसरा फैक्टर जुड़ जाता है कि पार्टी ने एक संतुलित तरीके से स्टेट की लीडरशिप को और केंद्र की लीडरशिप को, दोनों ही टीमों को एक साथ जोड़कर और एक अच्छी रणनीति के तहत हम लोगों ने काम किया। कुछ मुद्दे ऐसे थे कि जिसमें लीडर का अपना एक फेस वैल्यू होती है। मोदी जी की फेस वैल्यू हरियाणा में काम कर रही थी, नायब सैनी की फेस वैल्यू काम कर रही थी, तो चेहरा भी अपने आप में कारक होता है। नायब सैनी की सहजता, उसकी एक्सेसिबिलिटी और नायब सैनी का जो कुछ दिनों के शासन में उन्होंने जो कुछ मुद्दों पर सीधे सीधे एक ऐलान किया था, 24 फसलों की एमएसपी से लेकर ये सब चीजें, तो कुछ व्यक्ति, संगठन, रणनीति और मुद्दे, ये एक बड़ा फैक्टर थे जो बीजेपी को जीत के कगार पर लेके गए। कांग्रेस यह मुद्दा बना रही थी कि प्रधानमंत्री पिछले चुनाव में 22 रैली किए थे, इसमें 6 ही रैली किए। प्रधानमंत्री को हिम्मत नहीं हो रही हरियाणा आने की, कम रैली करा रहे हैं। ये देखिए, मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने 4 रैलियां करी और चारों रैलियों का लेखा जोखा करेंगे तो पूरे अक्रॉस हरियाणा प्रधानमंत्री की रैलियों में अपेक्षाकृत अच्छी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आए। हिसार की ऐतिहासिक रैली थी, उस जिले में हमें अच्छी सफलता मिली है, फरीदाबाद में अच्छी सफलता मिली है, कुरुक्षेत्र में सफलता मिली। तो कुल मिलाकर मोदी जी की बातों को लोगों ने पसंद किया, भरोसा किया उन पर। एक जो कांग्रेस कह रही है कि हम चुनाव आयोग जाएंगे और स्लो कर दिया गया मतगणना, कम मार्जिन की जो सीटें थी उसमें कुछ खेल हो सकता है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कहावत इसीलिए बनी हुई है कि उनको यही काम करना था कि वो जीत रहे होते हैं तो जो कहावत है कि मीठा मीठा गप गप और खारा खारा थू थू, कि अच्छा लगा तो उनको मैंडेट था और यदि उनके पक्ष का नहीं हुआ तो वो ईवीएम को दोष देंगे। मैंने कहीं बयान देखा भी कि ईवीएम की बैटरी लो हो गई थी। मुझे लगता है कांग्रेस की लीडरशिप की बैटरी लो हो गई। ये फैक्ट्री में जो जलेबी बनता है वो भी कुछ काम किया है क्या? वो भूल गए कि जलेबी का रंग भगवा होता है। हाँ, अच्छा, अरे अब राजस्थान में 1-2 सवाल ले लेते हैं। राजस्थान में क्या लगता है आपको कि राजस्थान में कितना फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, देश में कहीं भी जीत होती है उसकी गूंज पूरे देश में होती है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन होता है, मनोबल बढ़ता है, चीजें सीखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि हरियाणा की जीत का जो उत्साह है वो पूरे देश भर में इम्पैक्ट करेगा, उसका असर राजस्थान में भी होगा। सतीश पूनिया का कद बढ़ेगा? मैं 5 फुट 11.5 इंच का हूँ। राजनीतिक कद? मैं कार्यकर्ता पहले हूँ और मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता कि मेरा कद बढ़ेगा या घटेगा। मैं हर परिस्थिति में कार्यकर्ता के रूप में काम करके खुश हूँ। पार्टी जो जिम्मेवारी देती है ईमानदारी से करता हूँ। बीजेपी में पर्ची सिस्टम काम कर गया है? नहीं, मैं तो हरियाणा में हूँ, वहाँ बिना पर्ची और बिना खर्ची के काम होता है। कह रहे हैं सतीश पूनिया की संगठन की क्षमता, अमित शाह की रणनीति, नड्डा जी की जो कुशलता थी संगठन की, सारे मिला के सभी कौमों के लोगों ने बीजेपी को पसंद किया है। कांग्रेस के जो नैरेटिव था वो कहीं हवा हवाई था, वो फेल हुआ है। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर।